नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, है ना। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। पहले अपने एक्सपर्ट से आपका परिचय करा दें। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में राहिल शेख, शुगर पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मीर कमोडिटीज़ के। हमारे साथ धनंजय राजगोर हैं, राजगोर स्पाइसेस के। संदीप भान साहब हैं, साइम डार्बी ऑयल ट्रेडिंग के सीईओ हैं और आज ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाम तेल की, क्योंकि पाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं और 1-1.25 महीने के लो पर है पाम ऑयल का प्राइस। संदीप जी, क्या हुआ सर, पाम में क्यों गिर रहे हैं पाम के दाम? मृत्युंजय जी, पाम के दाम इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि कंपीटिंग ऑयल्स में इस बार सोयाबीन ऑयल में थोड़ी गिरावट आई थी और क्रूड ऑयल में भी गिरावट आई है। अच्छा। मलेशिया में वैसे ही सप्लाईज नियर बाय में स्टॉक्स बहुत है, इस चक्कर में आज पिछले कई दिनों से पाम में कंटिन्यूस गिरावट आ रही है और थोड़ा स्लो डाउन डिमांड में भी आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा आप ये कहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया चले गए सिंगापुर से, इसलिए पाम के दाम गिर रहे हैं। नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए सर, सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन है अभी? पाम की सप्लाई तो ठीक ठाक है, पाम ऑयल की? पाम की सप्लाई भरपूर है। आज की तारीख में पाम की सप्लाई में कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा, ओके, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो क्या लगता है अभी दाम और कम होंगे, दाम और गिरेंगे? सर, अभी सॉफ्ट ऑयल में से जो दबाव आ रहा है उसके चक्कर में प्रेशर तो है अभी बाजार पे, पर जिस लेवल पे अभी आ चुका है उस लेवल पे इसको लगता है यहाँ पे थोड़ा बॉटम आउट हो जाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम आउट हो जाना चाहिए तो? हाँ। अच्छा, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत इस गिरावट का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कनेक्शन, वहाँ दाम घटे हैं तो क्या इंडियन मार्केट में भी कुछ कम होने की संभावना है? इंडिया ने पिछले 2 दिन में बड़ा जबरदस्त एक्टिव बाइंग था। इन्होंने बहुत अच्छी बाइंग करी, कल भी करी और आज भी करी है। इस जब ये नीचे इतने नीचे बाजार भाव में आ गया तो बाइंग इंडिया से अच्छी आ रही है। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आकलन आपका है, लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ पॉलिसी भी बदलने वाली है मलेशिया की, इंडोनेशिया की पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को लेकर? मलेशिया में तो कोई चेंज नहीं है। र्यूमर जैसे मार्केट में अभी फ्लोट हो रही है कि इंडोनेशिया में शायद ये जो टैक्स और लेवी एवरी 15 डेज चेंज हो रही है वो शायद मंथली बेसिस पे हो जाए। अच्छा, ओके। क्या र्यूमर है सर? र्यूमर मार्केट में बहुत आई थी, आज की वो मीटिंग हो रही है पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी कोई आया नहीं है। अच्छा, मीटिंग होगी तो आपके पास भी तो इन्फॉर्मेशन पहले आती है, आपको तो पता होगा सर, कुछ अगर मीटिंग होने सर, वाली ये हो। तो एक ऐसी चीज है जो ओपन मार्केट में तो तब तक बोल नहीं सकते जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी नहीं। हाँ, र्यूमर है अभी। र्यूमर है, ठीक बात है। इंडिया का इंपोर्ट बढ़ने वाला है, घटने वाला है सर? सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इंडिया का पाम ऑयल का इंपोर्ट अभी कम होने वाला है या बढ़ने वाला है? देखिए, अब सीजनली वैसे ही इंडिया कम बाइंग में आ जाता है। दिसंबर जनवरी फरवरी में जो सीजनली 8 लाख 9 लाख टन लेते थे वो 6-7 लाख टन के आसपास आता है। अब जबकि सोयाबीन ऑयल पाम ऑयल का स्प्रेड भी बहुत घट गया है, जो पहले $200 था आज वो $110 रह गया। इससे इंडिया की डिमांड थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए पाम ऑयल की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इससे थोड़ी डिमांड पाम ऑयल की कम हो जानी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ में वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है तो पाम की डिमांड उतनी कम हो जाती है, जो कि एक सीजनल फैक्टर है। कोई एक्सक्लूसिविटी इंडिया से नहीं है कि ये डिमांड कम हो गई, तो ये सीजनल इम्पैक्ट है। ओके, ये सीजनल इम्पैक्ट है। तो इंडिया में भी क्या लगता है आपको, दाम एडिबल ऑयल के कम रहेंगे, काबू में रहेंगे, क्या होने वाला है? इंडिया में तो प्राइसेस कंपेटिटिव हो जाने चाहिए विद दिस फॉल की थोड़ा सा गिरावट, तो प्राइसेस लोकल में आ जानी चाहिए। इसका एडवांटेज लोकल कंज्यूमर को भी मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है ओवरऑल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी आशंका जताई है कि एल नीनो की वजह से इस बार उत्पादन कम होगा, मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी। क्या ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? तो ये तो एल नीनो का इम्पैक्ट तो इंडोनेशिया में था, कोई डाउट नहीं उसमें। मलेशिया पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं एल नीनो का, क्योंकि मलेशिया में पानी खूब बरस रहा था, रेगुलर बरस रहा है, इसलिए मलेशिया से पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका। बट इंडोनेशिया पे डेफिनेटली है।
राइट। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पाम पर डिटेल में बात करने के लिए। अब आते हैं शुगर की खबर पे, और शुगर पर खबर ये है कि सरकार ने गन्ने के जूस और सिरप से बनने वाले एथेनॉल पर रोक लगाई है और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन बी मोलासिस से उत्पादन जारी रहेगा। ये इसलिए किया गया है ताकि चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत ना हो, चीनी की सप्लाई बनी रहे, पर्याप्त बनी रहे। हमारे साथ शुगर एक्सपर्ट राहिल शेख साहब जुड़ रहे हैं। राहिल जी, क्या हो गया? आज तो दिन में भी हमारी आपसे बात हो रही थी, उस समय लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब तो ये हो गया, हकीकत है। क्या कमेंट है आपका? दूसरी बार कॉल किया तो थोड़ा शाहरुख खान वाली फीलिंग है आज मेरे को। जस्ट टू कीप दैट असाइड सर, एक्चुअली एथेनॉल पॉलिसी जो है सर वो शुगर इंडस्ट्री की एक लाइफलाइन थी और जिसके मुताबिक काफी हेवी इन्वेस्टमेंट भी किया गया। भारत सरकार का 2025 का ब्लेंडिंग का टारगेट भी अचीव करने के लिए शुगर इंडस्ट्री ने तकरीबन 5 से 5.5 बिलियन लीटर देने का एसेट क्रिएशन कर दिया। अभी ये बहुत बड़ा धक्का है क्योंकि अभी तक पहले टेंडर में शुगर जूस से या सिरप से 137 करोड़ लीटर का हमारा टारगेट था देने का इन द फर्स्ट टेंडर। तो ये 137 करोड़ में से मेरे ख्याल से 12 या 14 करोड़ सप्लाई हो चुका होगा। तो आप पकड़ के चलिए 120 करोड़ के करीब अब ये कैंसिल हो गया। तो 120 करोड़ बोले तो अगर इसको हम मोटा मोटा डिवाइड करें तो 1.6 मिलियन टन चीनी भारत सरकार ने सिस्टम में ले आई है। अभी जहाँ तक हमारा अनुमान है ये जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। 50 लाख टन के करीब ओपनिंग स्टॉक है और 30 का उत्पादन तो दिख ही रहा था। अब ये आने की वजह से उत्पादन जो है वो 31.5 के करीब चला जाएगा और 28.5 के कंजम्पशन में हम 3-3.5 मिलियन टन जो है वो अपने भंडार में फिर से जमा कर जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा हेस्टी डिसीजन है, बट अभी जो है सो सामने है। और बी हैवी से जो अभी डाइवर्जन दिख रहा है वो तकरीबन 1.3 मिलियन टन का ही है और मुझे नहीं लगता अभी आगे में डाइवर्जन। ये अच्छा जिक्र आपने किया। जरा हमें समझाइए हमारे ऑडियंस को राहिल भाई कि अभी कितना डाइवर्जन है, अभी एथेनॉल बनाने में कितना चीनी का इस्तेमाल होता है, ये जरा बताइए सर। सर अभी जो हमने पहला टेंडर दिया था उसके अंदर तकरीबन हमने एस्टिमेट किया था कि 3 मिलियन मेट्रिक टन के करीब हम डाइवर्ट करेंगे। 3 मिलियन में 1.6 बिलियन जो था वो था शुगर केन जूस से एंड 1.4 था बी हैवी से बेसिकली। 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख टन। 16 लाख। अब आप कह रहे हैं कि शुगर केन जूस से और 14 लाख टन बी हैवी मोलासिस से। तो अभी 16 लाख टन तो हमारे भंडार में आ गए, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो उसकी कोई उपाय नहीं रहेगी। आ चुका है वो आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि अभी आज इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी तो आगे में बना ही नहीं सकेगी मिले तो मतलब ये 16 लाख टन चीनी और बच जाएगी, मतलब खपत में आ जाएगी, राइट? हाँ, मतलब सिस्टम में आ जाएगी। अब खपत में कौन सी सीजन आएगी ये पता नहीं। हाँ, अलग बात है। हाँ, तो 16 लाख टन का ही फायदा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बस 16 लाख टन इंडस्ट्री के लिए तो आज बहुत बड़े मायने रख जाता है क्योंकि इसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट क्रैश हो जाएगा। पहला पॉइंट। फिर एफआरपी देना मुश्किल हो जाएगा। फिर एफआरपी देना मुश्किल होगा तो आपके पास में उत्पादन बढ़ाने की जो क्षमता है वो फिर घटती जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में तो हमारे को नुकसान ही है। लेकिन एक चीज बताइए सर कि ये बी मोलासिस की जगह क्या आपको लगता है कि अब सी मोलासिस को भी प्रमोट किया जाएगा कंपनसेट करने के लिए? तो सी हैवी मोलासिस को प्रमोट करने के लिए हमको इसका दाम को कम से कम जो आज मेरे ख्याल से 50 रुपए लीटर के करीब है, उसको हमको 56 से 58 लीटर पे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि सी हैवी मोलासिस एक्सपोर्ट के साथ कम्पीट करेगा। आज सी हैवी मोलासिस जो एक्सपोर्ट होता है वो तकरीबन 180 से 190 डॉलर के लगभग होता है। तो अगर उसके इक्विवेलेंट करना है तो हमको दाम सी हैवी मोलासिस के तकरीबन 58-59 रुपए लेके जाने पड़ेंगे टू कंज्यूमरेट के हम सी हैवी को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि हम शुगर केन जूस को कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो 16 लाख टन चीनी सिस्टम में आएगी, इसका रिटेल मार्केट में प्राइस पर कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? काफी इम्पैक्ट रहेगा सरकार। मतलब आप ये पकड़ के चलिए कि मुझे यहाँ से बाजार जो है अगले 15 दिन के अंदर 1 से 2 रुपए किलो गिरता हुआ दिखता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट कोटा ड्रिवन है और बहुत सारी मिल ये जो अभी एक्स्ट्रा शुगर एथेनॉल जब बनता था तो इनका कैश फ्लो बेहतर था ना। आपने सुबह में एथेनॉल बनाया, ना आपको पीपी बैग की जरूरत है, ना लेबर की जरूरत है, आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दे दिया, पेट्रोल में ब्लेंड हो गया। अब आपको ये बनाना है और आपके स्टॉक में रखना और रिलीज ऑर्डर का वेट करना जब भारत सरकार ने, तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर बाकी सारी चीजें लगेगी। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट पे कम से कम 1 से 2 रुपए का
इमीडिएट प्रेशर, 1 रुपए का तो इमीडिएट प्रेशर कहीं भी दिखाई देगा। अच्छा, तो 1 रुपये दाम कम हो जाएंगे। हाँ, इसकी वजह से फिर एफआरपी देना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी महाराष्ट्र में गन्ने के दाम ऊंचे हैं। यूपी का एसएपी अनाउंसमेंट बाकी है। थोड़े दिनों की बात है ना, ये सिचुएशन ठीक होगा तो फिर पॉलिसी बदल भी तो सकती है। बट आज सिचुएशन वैसे गंभीर है भी नहीं ना, परिस्थिति कहाँ गंभीर है, हमारे डोमेस्टिक गंभीर है नहीं, गंभीर ना हो जाए उसके लिए किया गया है ये। बट सर अभी एस्टिमेट तो हर चीज का एस्टिमेशन है कि आज की तारीख में भारत सरकार के पास गन्ने का एस्टिमेशन है। हाँ। और हमारे पास उसके हिसाब से पर्याप्त स्टॉक भी है, स्टॉक के भी डिक्लेरेशन हर व्यापारी भी दे रहा है, मिल वाला भी दे रहा है। ठीक बात है। तो हमारे पास तो सारे डेटाज अवेलेबल है। मतलब ये वाली सिचुएशन, इससे आप सोचिए ना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना टूटा होगा इस पॉलिसी। खैर देखते हैं सर कि इसको लेकर और क्या होता है। राहिल भाई बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। आपने कहा कि इम्पैक्ट ग्राउंड पे आएगा, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अब जीरे की। जीरे ने कमाल कर दिया भाई, आज भी 6% का लोअर सर्किट, कमाल चल रहा है जीरे में ये। मतलब आप सोचिए, मतलब जीरे को लेकर आप देखिए कि 30,000 का जीरा 60,000 65,000 होने में 6 महीने का वक्त लग गया था, लेकिन 65,000 का जीरा 37,000 पे महज 1.5 महीने में आ गया। तो मार्केट ने जिस रफ्तार से छलांग लगाई थी उससे दोगुनी रफ्तार से मार्केट गोता लगा रहा है। ज़बरदस्त गिरावट है। ये मार्केट में चल क्या रहा है, और ये कमोडिटी मार्केट की त्रासदी है कि इस तरह की घटना से ही जो रिटेल के जो ट्रेडर हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। कमाल हो रहा है ये। ठीक है फंडामेंटल बदले होंगे, लेकिन क्या ऐसे भी फंडामेंटल बदल जाते हैं कि रोज 6% का लोअर सर्किट लग जाए? या जब दाम बढ़ रहे थे 20 का जीरा 60 हुआ था, तब भी हमने ये सवाल खड़े किए थे कि ऐसा क्या अकाल पड़ गया जीरे का कि जीरा इतना महंगा हो गया। तो ये दोनों तरफ की चाल ये मार्केट के लिए ठीक नहीं है, मार्केट की सेहत के लिए ठीक नहीं है। धनंजय राजगुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजगुर स्पाइसेस के। धनंजय जी क्या हो रहा है ये आपके रहते हुए? नमस्ते मृत्युंजय जी। जीरा अभी भी नया क्रॉप आने में 70 से 90 दिन बाकी है। हाँ, आवके बिल्कुल कम है, फिर भी मंडियों में भाव कम हो रहे हैं। एवरी डे 1500 से 2500 बोरी की आवके आ रही ऊंझा मंडी के अंदर, और सामने व्यापार 3 से 4,000 बोरी का है, तो भी व्यापार घट रहा है। और एक्चुअली वो पैनिक में माल कम लोग बेच रहे हैं नीचे भाव करके। तो ये क्या ये जीरा देखिए, जब जीरा बढ़ रहा था तब हमने ये सवाल पूछा था कि जीरा बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जीरा गिर रहा है या गिराया जा रहा है? सर वायदे में जीरा गिराया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि हम हाजिर में आप कोई भी मंडियों में फोन करके बात करेंगे ना, तो बोलते हैं किसानी मंडियों की आवके बिल्कुल न के बराबर आ रही है। जो भी माल है वो व्यापारी और स्टॉकिस्ट का माल है। तो हम लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर की बात करें तो इस पीरियड में जीरा बहुत आता था, लेकिन बहुत कम आ रहा है, तो भी जीरा घट रहा है। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा अगर वायदे बाजार अगर 2-3 दिन में अगर स्टॉप होता है या घटना बंद होता है तो हाजिर में वापस जीरा इस रेट से 25-30 रुपए वापस बढ़ सकता है। आप कह रहे हैं कि जीरा गिराया जा रहा है, कहाँ से गिराया जा रहा है सर? कौन गिरा रहा है, कहाँ से गिराया जा रहा है? सर वो तो सब आपको ही पता होगा सर, वो तो अभी हम कहते हैं इसका सब नेटवर्क बारे में। आप तो मार्केट में बैठते हैं, आपको सब जानकारी है सर। लेकिन हाजिर में देखो, अगर जीरे में अगर सेफ खेलना है तो 90% क्वालिटी एवरेज है, 10% ही क्वालिटी बेस्ट आ रही है। अगर 2 मंथ तक अगर व्यापार करना है हाजिर में तो बेस्ट क्वालिटी का करें तो आप सेफ रहेंगे, वरना आपको भी नुकसान होगा। अच्छा ओके, तो आपके हिसाब से भी प्राइस क्या रहने वाला है ओवरऑल? सर हमें लग रहा है कि इस रेट से जीरा आने वाले 2 महीने तक इस रेट से, अभी समझो 37,000 का रेट है, तो 3,000 तक गिर सकता है, यानी कि 34,000 तक जा सकता है, या उसको वापस 3 से 4,000 बढ़ सकता है, यानी 4,000 से 40,000 से 41,000 हो सकता है। तो इस रेट में अभी जीरा खेलेगा अभी आने वाले 2 महीने तक। अभी इसमें ज्यादा मंदी नहीं लग रही है सर, क्योंकि नया क्रॉप आने को 60 से 90 दिन बाकी है, तो पीरियड बड़ा है, और उसमें क्लाइमेट का फैक्टर, बारिश, ये सब बहुत सब सर काम करने का बाकी है अभी भी। ओके ठीक है, तो कमाल हो रहा है जीरे में। मतलब बताइए, मतलब ये देखना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, तेजी की भी जांच होनी चाहिए, मंदी की भी जांच होनी चाहिए। ये क्या कमाल हो रहा है? और तब ये बात होती है कि नए प्रोडक्ट आ जाएं वहाँ पर ट्रेड फ्यूचर मार्केट से, इसलिए कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो रहा है कि बताइए किस तरह का खेल चल रहा है। अभी धनंजय जी कह रहे हैं कि स्पॉट का मार्केट ठीक है, लेकिन वायदा घटाया जा रहा है। साफ साफ खुलकर लोग बोल रहे हैं, इसकी जाँच क्यों नहीं होनी चाहिए? एक्सचेंज को देखना चाहिए, मार्जिन को लेकर कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? अगर रोज 6% का लोअर सर्किट लग रहा है तो क्या एक्सचेंज को मार्जिन में बदलाव नहीं करना चाहिए? बताइए धनंजय जी। सर अभी इसके बारे में क्या है, गवर्नमेंट या कोई
काम हो तो ही बात है, बाकी नहीं, आपको लगता है कि एक्सचेंज को, NCDEX को मार्जिन अभी बदलना चाहिए? आपको लगता है बदलना चाहिए, उनको कम करना चाहिए, मार्जिन कम करना चाहिए? आवाज उठ रही है, पता नहीं एक्सचेंज सुन भी नहीं रहा या नहीं सुन रहा है, लेकिन हमारी गुजारिश है कि एक्सचेंज देखे इसको, जांच करे इसकी, और क्योंकि अगर ठीक तरीके से ट्रेड होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है फ्यूचर मार्केट का, एग्री फ्यूचर मार्केट इतना बड़ा मार्केट है हमारा एग्री का, और वॉल्यूम देखिए कहां से कहां आ गया, ये देखना चाहिए, मैनेजमेंट को देखना चाहिए। और तो जी जीरा घटना चाहिए था, लेकिन ये अभी जो जीरा घट रहा है वो फरवरी मार्च में उसे घटना चाहिए था, लेकिन वो अभी से वो घट रहा है। नहीं, ठीक है, घटना बढ़ना ठीक है, मार्केट है, घटेगा बढ़ेगा, लेकिन एक तरीके से घटना बढ़ना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। अगर 20,000 का जीरा 60,000 हो जा रहा है, 65,000 हो जा रहा है, तो उसका भी लॉजिक होना चाहिए। और 65 का जीरा 35 हो जा रहा है, 37 हो जा रहा है, उसका भी लॉजिक होना चाहिए। और जब लॉजिक पे मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, तब मार्केट से लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है, और तब ये हल्ला करना कि हमारा वॉल्यूम कम हो गया, सरकार नया प्रोडक्ट नहीं दे रही है, तब तो मैं कहूँगा फ्यूचर बैन है तो ठीक है, जिसका मोरिटीज का बैन है। मतलब आप ये कहते हैं कि भाई फ्यूचर जिम्मेदार नहीं है, कैसे जिम्मेदार नहीं है? आप बताइए। अभी ये कहा जा रहा है कि स्पॉट का मार्केट कुछ और चल रहा है, फ्यूचर का कुछ और चल रहा है। मुझे किसी ने ग्वार में बताया कि हाजिर में 300-300 रुपए ऊपर बिक रहा है ग्वार का, फिर भी वायदा में नीचे है। कमाल है, ये मार्केट में कमाल हो रहा है। मतलब आप सोचिए, कोई देखने वाला है कि नहीं इस मार्केट को? अद्भुत है मार्केट। वायदा बाजार हाजिर बाजार को नचा रहा है। हाँ, डेरिवेटिव मार्केट है, इसका तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि डेरिवेटिव मार्केट है। चलिए खैर, इस पे तो बात होती रहेगी, और निश्चित तौर पे हमने तेजी में अगर आवाज़ उठाई तो हम मंदी में भी आवाज़ उठाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानने की कोशिश करना है कि क्या वाकई अभी जो हो रहा है वो जेन्युइन हो रहा है या ये गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो इसको रोका जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। अब आते हैं कि आज के मार्केट में आपको कहां पर मौके मिल सकते हैं। बताइए माल्या जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए आज के लिए? काफी ऑप्टिमिस्टिक वो आ चुका है, कुछ सेशन में कर रहे हैं। 62 पर सेल करने की सलाह देगी, 62,850 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 62,100 के लिए देंगे। ओके, ठीक है। आप बताइए सर, अखिलेश जी, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है गोल्ड को लेकर? अभी मृत्युंजय जी, अहेड ऑफ जो मेन इवेंट है फेड पॉलिसी, बाजार कहीं ना कहीं उसको लुकआउट कर रहा है। और पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि डॉलर टर्म्स में 2019 से लेकर 2038 एक छोटी सी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जो टोन है थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है ड्यू टू डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव मूवमेंट, और मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे और थोड़ा तेजी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीशियस पे प्रेशर रहेगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं अपन, तो 2038 जब तक ये भाव ब्रेच नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। नीचे में 2019 देन फर्दर मुझे डाउनसाइड लग रही है। लेवल स्पेसिफिक यहाँ पे काम करें क्योंकि बड़े इवेंट से आगे, तो 2038 के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। उमेश परमार हैं हमारे साथ, पूछिए उमेश जी। सर, इंट्राडे में चांदी का क्या रहेगा आज टारगेट? इंट्राडे में चांदी का टारगेट, ओके बताइए माल्या जी। इंट्राडे में चांदी का टारगेट, चांदी नीचे गिर सकती है 73,800 तक, तो मेरे ख्याल से सेल साइड में बेटर रहेगी चांदी आज। ओके, ठीक है। क्रूड पर आपका कमेंट क्या होगा अखिलेश जी? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? क्रूड में शॉर्ट टर्म ट्रेडर को अभी भी बिकवाली की सलाह दूंगा। उछाला आता है तो यहाँ पे बेच के काम कर सकते हैं अराउंड 5865-70 के आसपास। 5925 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में ग्रेजुअली ये 5725 तक आ सकता है। बट ओवरऑल अब यहाँ पे लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है कि काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो क्रूड है एक बॉटमिंग फॉर्म कर सकता है अराउंड 5600 से 5700 की रेंज में। तो है ना, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी रखें और स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ओके, इंद्रजीत हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए इंद्रजीत। हाँ सर, मेरा सवाल है सिल्वर पर कि अभी मैं गोल्ड बेच के सिल्वर ले सकता हूँ क्या? क्योंकि गोल्ड कम घटा, सिल्वर ज्यादा घट गई। बताइए माल्या जी, ये ठीक है स्ट्रेटेजी, गोल्ड बेचकर सिल्वर ले ले? दोनों ही काउंटर में मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में आपको थोड़ा नीचे का रुख देखने को मिल सकता है। गोल्ड में 6200 तक गिरावट पॉसिबल है, सिल्वर में 73,800 तक। ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं है। कैलाश चंद्र मोदी है हमारे साथ सदुलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए।
सर मैंने एक गाड़ी फिजिकल में गुआर लिया है, तो 7,000 3-4 महीने में जाने की संभावना है क्या? फिजिकल में एक गाड़ी ग्वार आपने लिया है, क्या 7,000 तक 3-4 महीने में जा सकता है? बताइए अखिलेश जी। थोड़ा सा गणना करना डिफिकल्ट है इस कमोडिटी का भी। भाई 7,000 का लेवल अभी हम बहुत नीचे खड़े हुए हैं, बट स्टिल अगर आपने पोजीशन कैरी कर रखी है तो यहाँ पे एक 5515 का स्टॉप लॉस रखिए बंद भाव का। अगर यहाँ से बाजारों में पुल बैक आती है तो ग्रेजुअली यस आपके भाव 62,500-6500 जैसे मैं कहता हूँ वो आ सकते हैं, बट यहाँ पे 5515 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए आप जनवरी मंथ के अंदर। ठीक है, आशुतोष मोदी हैं हमारे साथ, पूछिए आशुतोष जी। सर सिल्वर मेरे को फिजिकल में बाय करनी है, तो अभी करूं या रुक के करूं? सिल्वर आपको फिजिकल में लेना है, तो फिजिकल में चांदी लेने के लिए प्रथमेश जी अभी ले लेना चाहिए इस भाव में या वेट करना चाहिए? आई थिंक एग्जैक्ट आप कोई भी कमोडिटी को टाइम नहीं कर सकते बाय करने के लिए, आपको एवरेज करना ज़रूरी है। 74 पे अगर आप खरीदेंगे तो आप दूसरा जो लॉट है आपका सिल्वर का, दूसरा जो फिजिकल बाइंग है 70 पे खरीद सकते हैं, बट ऐसा कोई टाइमिंग नहीं कर सकते। बट हाल फिलहाल में आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है 73,700, उसके बाद 73,200 तक। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हरीश सोलंकी है मुंबई से, पूछिए हरीश जी। अखिलेश जी मुझे ये पूछना है, नेचुरल गैस का लास्ट टाइम बोला गया था पूछिए। कि नेचुरल गैस जाएगा ऊपर, $4.2 तक आएगा, मगर ये तो $2.5 आ गया, नीचे आ गया एकदम। बताइए अखिलेश जी ऐसा क्यों हुआ? बहुत ज्यादा अभी करेक्शन नहीं आया है वहां से अराउंड। अगर M6 के बाद अंदर बात करें तो 7-8 रुपए, अप्रोक्सीमेट 10 रुपए के आसपास ही डाउन आया है। बट मुझे अभी भी स्टिल लग रहा है कि ये यहाँ पे ज्यादा बिकवाली नहीं है। यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला था पिछले सत्रों के अंदर, तो यहाँ पे स्टिल मुझे लगता है कि अभी यहाँ से भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अराउंड 203 के आसपास। 202 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लग रहा है कि वापस से यहाँ पे एक बार पुल बैक वापस से मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, और मीडियम टर्म में मैं देखता हूँ 250 से 300 तक के लक्ष्य भी देखे जा सकते हैं। तो रिवॉर्ड्स के कंपेयर में रिस्क काफी कम है, तो डेफिनेटली बात है नीचे के लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग बनानी चाहिए वापस। अशोक कुमार हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, राजस्थान से जुड़ रहे हैं, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है, ग्वार पे 5,000 और मस्कट का तेल 130 रुपए आ सकता है जी? आपने ऐसा राग छेड़ा है, हर बार आपका यही सवाल होता है। तो क्या करूँ जी, वो ग्वार का भी मंदा होता, तेजी का कोई बता रहे चांस है ही नहीं जी, फिर मैं चलो पूछ ले। 700 है पड़ी, वो देख के क्या बिकता है? बताइए अखिलेश जी, इनकी मुराद कब पूरी होगी? आपका आवाज एक्चुअली थोड़ा सा कट गया था। सरसों ये कह रहे हैं ग्वार 5,000 और सरसों का तेल क्या बोला सर आपने? 130 रुपए। हाँ जी। हाँ बताइए अखिलेश जी। पक्का नहीं आया मुझे क्लियर, सरसों का आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। देखिए आपने ऐसा सवाल पूछा है कि अखिलेश जी को आवाज ही नहीं जा रही है, मतलब आपका सवाल लोड नहीं ले रहा है अखिलेश जी के सिस्टम। गवार के लिए तो स्पेसिफिकली ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे ज्यादा मंदा नहीं लग रहा है, और अभी भी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। 5515 का एक बार स्टॉप लॉस रखें आप, और इस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करें। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर गुजरात से आ रहा है, पूछिए सर। हेलो जी सुन रहा हूँ सर, पूछें। हाँ, कॉपर में आज क्या करें? आज तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मार्केट बंद हो गया है कोकुड़ में, लेकिन कल क्या करें ये बताएंगे आपको अखिलेश जी। बताइए अखिलेश जी। कोकुड़ में अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग ही लग रहा है, फंडामेंटली भी ठीक लग रहा है, चार्ट्स पे भी ठीक लग रहा है। 2915 क्लोज बेसिस पे इसको रखिए। मुझे लग रहा है अभी भी भाव में गुंजाइश है 125 से 150 पॉइंट तेजी की, तो यहाँ पे अभी बाइंग का रिकमेंडेशन है कोकुड़ के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, माल्या जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बढ़ेंगे।